बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्राएली जारियत के जवाब में ईरान की जानिब से 24 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई जिसने पूरी दुनिया को और इसराइल को हैरान कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 300 के लगभग मिसाइल दागे गए। पहले मरहले में कल रात को ये हमला हुआ और ये जो मिसाइल थे ये तिल अबीब और जो इसराइल का दिल है वहाँ तक पहुँचे हैं। इसराइल की नवातम एयरबेस को हिट किया गया। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको वो अपने पेंटागन कहते हैं उस तक ये मिसाइल पहुँचे और पूरे इसराइल में भगदड़ मच गई इन हमलों के बाद। और जो कहते हैं ना कि बारिश हो रही थी मिसाइलों की आसमान पर, वो दुनिया ने देखी है और ईरान ने एक ऐसा बड़ा हमला, एक बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले इसराइल पे इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ। इसी वजह से इसराइल की जो धमकियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने अगर बैलिस्टिक मिसाइल दागने बंद ना किए तो तेहरान को जला दिया जाएगा। लेकिन ये मैं जो कह रही हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड एक हमला है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही। हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया के एक रिपोर्टर जो बहुत अरसे से इसराइल में मामलात को कवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे हैं, वो फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर की बात सुनते हैं। जी, इसराइल के दूसरे बड़े शहर पे बराह रास्त ये हमला है और दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया गया है और इसराइल का आयरन डोम भी ये ईरानी हमले रोक नहीं सका। और उसके बाद से जो दूसरा मरहला था ईरान की जानिब से वो भी किया गया और ईरान ने जो दोबारा से एक जो वेव थी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो मिसाइल उन्होंने दागे आज सुबह भी इसराइल के ख़िलाफ़। और इस वक्त की जो ख़बरें हैं, करमानशाह में इमाम हसन फ़ौजी अड्डे पर इसराइली हमला जारी है और इसराइल ने तबरेज़ और तेहरान के नवा में भी बमबारी की है। और अब इसराइल की जो पहली तरजीह और पहला टारगेट है वो ईरान है, तेहरान है। बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी के ख़ात्मे तक हमले जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया है और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आ सकती है। ईरान ने उन तमाम ममालिक को ख़बरदार किया है जो रस्ते में ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इसराइल की मुआवनत कर रहे हैं। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अब अगली जवाबी कार्रवाई में ये मुल्क और इनके बेसेस और इनके जो वॉर एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो भी निशाना बन सकते हैं। ये धमकी भी अपनी जगह पर बड़ी अहम है। जो तबाही हुई है इसराइल में उसकी कहानी भी आपको सुनाते हैं और ये मैं नहीं सुनाऊंगी, ये उनकी जो होम कमांड के एक अफसर हैं कहानी सुने कि कितनी बड़ी तबाही वहाँ पर हुई है। जी, आपने देखा ईरान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई और इसराइल के ऊपर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ और अब इस हमले के बाद से इसराइल की तरफ से भी हमले जारी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और बड़ी जवाबी कार्रवाई दोबारा हो सकती है। और इस जवाबी कार्रवाई से अगर वो ममालिक भी मुतासिर होंगे जो इस वक्त इसराइल की मुआवनत कर रहे हैं तो फिर ये पूरा खित्ता एक मुकम्मल जंग की लपेट में आ जाएगा। पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो ममालिक हैं उनमें लीड ले ली है। सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के मंदूब जो हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो इसराइल की जारियत को खुले आम जिस तरह से उन्होंने मज़म्मत उसकी की है, उन्होंने इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, इसको ईरान और पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। इसका इहाता भी आज के प्रोग्राम में करेंगे और जो ईरान की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई हुई है वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं, और अफजल रज़ा साहब ईरानियन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जन साहब और अफजल रज़ा साहब। जैन साहब, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ईरान शायद अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, कैलकुलेट करेगा, और क्योंकि उसके मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ पे मुसलसल हमले जारी हैं तो 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई। और जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे इसराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं उससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं देखी। जी बिल्कुल तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ईरान ने कार्रवाई तो करनी थी जी, इमीडिएटली करनी थी। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके मिलिट्री टारगेट्स जिनके बीच में उनकी
एटमी तनसीबात भी हैं, जिसके बीच में उनके मिज़ाइल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं, जो उनके लॉन्चर्स की व्हीकल्स थी वो भी शामिल, और सबसे बढ़कर जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किए। तो अगर ये इस वक्त उसको रिस्पॉन्ड न करते इस वक्त, तो आई थिंक जो विद इन ईरान के अंदर से ही एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाना था। क्योंकि आपने देखे, आपने एक क्लेम किया है, आप कब से फाइट करने के लिए आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी नेगोशिएशंस भी हो रही हैं, और उससे पहले भी आपकी जो जेस्चरिंग पोस्टरिंग जो वाशिंगटन की तरफ से और ईरान की तरफ से हो चुकी थी। तो फिर एक नेशन, एक कौम जो है ना, वो आपसे एक उम्मीद बना लेती है कि दिस इज़ हाउ। उन्हें पता तो था कि हमारे ऊपर हमला होना है, और हमला जब हुआ है तो उसके रिस्पांस में जिस तरीके से इन्होंने फिर रिप्लाई तो ये बनता था जी, और उन्होंने किया भी है और इंगेज भी किया है। अब देखते हैं ये किस तरफ जाता है, बट सीरियस सिचुएशन है। आपने जो अभी इंट्रो में बात की कि जी खित्ता जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है, तो अब इससे बड़ी जंग क्या होगी जी? खित्ता इज़ ऑलरेडी इन बिग वॉर, और इसका इम्पैक्ट अब पाकिस्तान पे भी आ रहा है। ऑलरेडी इजराइल और इंडिया की जो पार्टनरशिप में पहलगाम के बाद जो हमारे ऊपर एप्लीकेशन, उसमें इजराइल इज़ अ पार्टनर, ये हमें याद रखना चाहिए। इजराइल ने उसके बाद नहीं है ना, वो ऑलरेडी देयर पार्टनर विद इंडिया। इंडियन रॉ ने जिस तरीके से इंटरनल इंटेलिजेंस ईरान की उनको दी है, इससे बड़े और क्या सबूत उनको चाहिए? देवर ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे थे। इंडियन के एजेंट्स कतर में आपको जैसा मैं कतर कलामी करूंगी, ईरानी सहाफ़ी अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के बहुत इशूज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ पहले हम उनसे बात कर लें। अफजल रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया सर। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि अभी भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले इसराइल के जारी हैं, और ईरान की जानिब से कुछ ऑफिशियल्स को कोट किया गया है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में शिद्दत आ सकती है। बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, और पॉलिसी जवाबी कार्रवाई के हवाले से ईरान की स्टेटेड पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत आ सकती है नहीं, शिद्दत आ गई है। जिस तरह इजराइल ने इस जारहियत का इर्तिकाब किया है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन की है, ईरान ने अपना सेल्फ डिफेंस के राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ यूनाइटेड नेशन बिल्कुल एक जारहाना अंदाज अपनाया है। ईरान ने अपने शहीदों का बदला लिया है। अगर इजराइल मजीद, रिपोर्ट तो आ रही है कुछ दोबारा हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका भरपूर मुकाबला किया जा रहा है ईरान के एयर डिफेंस की तरफ से। और पॉसिबल ये भी है कि अगले 24-48 आवर्स मजीद सेंसिटिव होंगे रीजन में। अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ ऑफिशियल्स को कोट किया गया कि ईरान ने खबरदार किया उन तमाम मुल्कों को जो उनके बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इसराइल की मुआवनत कर रहे हैं कि अगली जवाबी कार्रवाइयों में वो मुल्क भी जद में आ सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा इम्कान नजर आता है? अगर आपको याद होगा, जनरल कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन पे अमेरिका समेत कुछ सो कॉल्ड इस्लामी बरादर मुल्क रीजन में भी इस जुर्म में उन्होंने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया था। और अब भी सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने मीडिया से उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आज के बाद, यानी जिस वक्त ये रिटेलिएशन हो रही है, अगर कोई भी मुल्क इस रास्ते में इजराइल की मदद करने की कोशिश करे, जिस तरह अमेरिका तो ऑलरेडी कर रहा है। अमेरिका ने इराकी सॉवरेनिटी और इराकी एयर स्पेस की वायलेशन करते हुए एक इराक की सॉवरेन हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के लिए रास्ता हमवार किया। और ये वार्निंग उन ममालिक के लिए है जो इस जंग में इजराइल का साथ देंगे और कूद पड़ेंगे। तो ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा इसके सिवा कि वो जहां जहां उस बेस पे इजराइल के लिए मदद हो रही है या इजराइल के लिए फजाई हदूद दिया जा रहा है, उसको बिल्कुल ईरान अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए हिट करेगा। ये भी बताइए कि क्योंकि नेतन्याहू साहब ये कहते हैं कि उन्होंने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को एलिमिनेट कर दिया ईरान में, तो उनको लगता है कि शायद इस वक्त ईरान की जो फौजी कुव्वत है वो किसी कमजोरी का शिकार है। क्या ये इम्प्रेशन वो जो बना रहे हैं दुनिया के सामने? नेतन्याहू ऑलरेडी इजराइल में उसको करप्शन के केसेस, इंटरनल कन्फ्लिक्ट का बिल्कुल शिकार है। उसने 2023 7 अक्टूबर तूफान अल-अक्सा के ऑपरेशन के बाद एक छोटी सी तंजीम हमास से एक बुरी तरह शिकस्त फाज खा चुका है और अपना दुनिया की जो तवज्जो वहां से हटाने के लिए जंग को फैलाने की कोशिश की है। 2024 अप्रैल में ईरान ने पहले रिटेलिएशन लिया इजरायली जारहियत की, फिर इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान ने रिटेलिएशन की। अब भी ईरान चुप नहीं बैठेगा और मैं नहीं समझता नेतन्याहू को ईरानी कौम की तारीख का इल्म हो। आपको पता है इस्लामी इंकलाब की शुरुआत के बाद पूरी की पूरी कैबिनेट को
चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, पूरी पार्लियामेंट को यस उड़ा दिया गया। हमले ने बिल्कुल उनको शहीद कर दिया। ये वो कौम है जो तमाम सख्तियों से होते हुए अपने पैरों पे खड़ी है, वो आज भी उसी स्टेटस में है और मजीद और एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करते हुए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर में मुझे बताइएगा कि जो मुल्क आपके साथ खड़े हैं, आप जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, वहां की आउटकम को किस तरह से देखते हैं? मुझे बहुत फख्र से मैं बहुत फख्र से कहना चाहता कि सिक्योरिटी काउंसिल में जिन जिन ममालिक ने इजरायली एग्रेशन के कंडेमनेशन की, इजराइल को वार्न किया, खुसूसन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर पेजेश्कियान से बात की है, गुज़श्ता रोज दोनों फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। दुनिया को ये पता चल चुका है ऑलरेडी कि इस खित्ते में अगर पीस एंड स्टेबिलिटी को बरकरार रखने हैं तो एग्रेशन रिजीम जिस तरह इजराइल यूएस नेक्सस है, इसका खात्मा होना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जनरल जाहिद है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अफजल साहब जी, जो सब पूछिए। जी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल जाहिद दिस साइड। अफजल साहब, ये देखिएगा, मैं आपसे एक नॉट कि मैं पाकिस्तान में बैठ के एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। ये जो हिंदुत्वा या हिंदू जायनिज्म और ये जो गठजोड़ हुआ है ज्यूइश जायनिज्म का, ये देखिए, ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक एप्लीकेशन तो हुई है और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तो इजरायलीज इन्वॉल्व थे और अभी जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो उनको पे बैक कर रहा है हिंदुत्वा जायनिज्म की सपोर्ट, खासतौर पे वो एलिमेंट्स जो ईरान के अंदर मौजूद है और इंटेलिजेंस डोमेन में जिन्होंने सपोर्ट की है। तो क्या ईरान कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे रिव्यू या इस लेसन लर्न इन चीज़ों को रखेगा कि कौन उनके दोस्त हैं और कौन उनके दुश्मन हैं? मैं इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछना चाहता, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है या वहाँ ईरान के लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, ये जो छुपे हुआ दुश्मन आपके अंदर बैठे हुए हैं? जी जनरल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने आप को एक शागिर्द समझता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊँ, साउथ एशिया में रिसेंट जो टेंशन हुई और पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी के साथ इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। मुझे लगता है ईरान समेत दूसरे मुल्कों को पता चल गया है कि इजराइल कुछ ममालिक के साथ गठजोड़ बना के उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने में मुसिर है जो वो अपने पैरों पे खड़े होने चाहते हैं, इंडिपेंडेंट है और वो किसी की डोमिनेशन को इस रीजन में कबूल नहीं करते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ईरान को और दूसरे हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि ऐसे टेंशन जब क्रिएट होती है तो मोसाद और इजराइल यूएस नेक्सस इस रीजन में उन होस्टाइल एजेंसीज का भी गठजोड़ बना देंगे जो कि ईरान समेत उसके हमसाया मुल्कों का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब। आई नो कि कनेक्टिविटी के आपके बहुत इश्यूज़ हैं। हमारी दुआएं आप लोगों की सेफ्टी के लिए और ईरान में तमाम लोगों की सेफ्टी के लिए। जैसा आपने गुफ्तगू सुनी है और वो कह रहे हैं कि शिद्दत आएगी नहीं, आ चुकी है, और जो जिस वार्निंग की मैंने इब्तदाई में बात की वो वार्निंग भी है। तो आपको लगता है कि ये जो उर्दन जैसे मुल्क हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ज़ाहिर है वो दुख से कह रहे थे कि नाम नहाद इस्लामी बरादर मुल्क। देखिए तंजीला, ये लम्हे फिक्रिया है और ये दिस इज नॉट के अभी ये चीज़ हुई है जी। हाँ, ये पुरानी चीज़ है और हम तो पाकिस्तान से ज़्यादा कौन विक्टिम है जी इन पॉलिसीज़ का, मुनाफकाना पॉलिसियों। हाँ, मुनाफकाना पॉलिसीज़ का। वो ज़रा हम चूँकि इमोशनली ज़रा डिफरेंट हैं, करेक्टर वाइज पाकिस्तानी नेशन डिफरेंट है, वो कुछ भरम की चीज़ें रख लेती है, कुछ भरम के साथ अपनी डिप्लोमेसी को भी चलाती है और वो अपने पास्ट को भी देखती है और जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छाइयाँ की हैं उनकी बुराइयों को भी हम कई दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं। बट दिस इज़ व्हाट इज़ आजकल नेशन स्टेट सिस्टम में उम्मा, ब्रदरहुड, ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। लेकिन थ्रेट कॉमन है, इशू इज़ कि थ्रेट कॉमन है। उधर जो ज्यूइश जायनिज़म का जो एप्लीकेशन हुई है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज की पॉलिसीज है। ग्रेटर इजराइल है और ग्रेटर हिंदुस्तान है, तो अखंड भारत और इनका कोलैबोरेशन हो गया। दिस इज इस्लामिक फोबिया की यही तो बातें हैं। इस्लाम इनको खटक रहा है और एक ही अभी आप वैसे कि यू आर नोन बाय योर कंपनी, तो आप देख लेना कि कौन उनके साथ खड़ा है। एग्जैक्टली। और देखें, आपको अगर याद होगा कि 2011 में नेतन्याहू का एक यूट्यूब की एक सीरीज चली थी जिसमें बराक ओबामा, नेतन्याहू और इंडिया यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे इनकी एक डोला वैंस वगैरह ने इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी रिजीम और एटम बम अगर मिल गया तो वो हमारे
ईरान और पाकिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो दिस इज देयर। ईरान के साथ अभी मैं जो उनसे भी बात, विद माई रिस्पेक्ट, जो मैं सवाल कर रहा था उनसे, ये उसका मकसद भी यही था कि हमारे जो कॉमन एनिमी है, जब हम एक बड़ा खतरा आता है ना जी, तो हम पे फिर सारी चीजें अच्छी बुरी नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो खतरा टल जाता है या खत्म हो जाता है, तो हम वापस उन्हीं चीजों पे देखिए, जब तक हम कमिटी ऑफ नेशन में एक दूसरे की सपोर्ट में हम या एक सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो फिर रोजाना गाजा होगा। फिर यही होगा जब जिस मुल्क के ऊपर वो चाहेंगे वो अग्रेशन नहीं, फिर जहां उनका दिल चाहे, यमन, लेबनान, अच्छा वही स्पीच है, वही स्पीच आप उठाएं लेबनान पे कि जी वो हम मिलिट्री टारगेट्स ले रहे हैं, अवाम हमारी दोस्त है, उनको भी चाहिए कि अपने इन लोगों से जांच करें, फ्रीडम की बात करें। यही मंजन वो अभी लेकर ईरान में आ गए हैं। वक्त क्योंकि कम है, मैं एक आखिरी चीज जो आपसे जरूरी पूछना चाहती हूँ वो ये है कि अभी आपने खैर खुद ही आप इंडिया को इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ले आए थे, लेकिन जो FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश उन्होंने की और वो उनकी कोशिश नाकाम हुई, तो मई और जून मेरे ख्याल में उन पर बहुत भारी गुजरा है, क्योंकि सफारती तौर पे, सियासी तौर पे, फौजी तौर पे, हर तौर पे उनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। देखिए, दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन, पाकिस्तान ने जितने भी मेजर्स लिए FATF पे, जो भी दुनिया की रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान से मुतालिक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो झूठ और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बीच में से डिराइव कर, बट हाउएवर व्हाटएवर वर दोस, पाकिस्तान ने वो पूरी की हैं। पाकिस्तान ने वॉर एंड टेरर में कंट्रीब्यूशन किया, पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। इंडियन की इस एग्रेशन को कोई दुनिया का मुल्क बता दे, सिवाय मेरे ख्याल में एक तालिबान के तर्जुमान में कुछ और इजराइल के इनके भाई ने, इसके अलावा किसी ने उनकी इस चीज़ को माना नहीं है। अब वो पाकिस्तान को फिर वाशिंगटन से आप देख रहे हैं, अभी आपने कमांडर सेंटकॉम की जो स्टेटमेंट देखी है, तो ये वो चीज़ें जहाँ पे रिकग्निशन, रियलाइजेशन है, और ये स्कटल तो शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दुनिया को एक चीज़ रियलाइज हो गई है कि ये पाकिस्तान इज़ एन इंपॉर्टेंट कंट्री, डिलीवरिंग मोड में है, और जो कहता है वो करता है, तो और कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, और रिजॉल्व नेशन का, तो बाहर के लोग एक नेशन के साथ डील करना चाहते हैं, वो उनको कदर की निगाह से देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ना तो टेररिज्म लीड इंस्ट्रूमेंट एज पॉलिसी है, ना हम गुरवंत सिंह की तरह, ना नजर सिंह की तरह हम लोगों को मरवाते हैं टेररिज्म से, एग्रेशन पॉलिसी है नहीं। हमारा एक ही इशू है, एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, एक ही चीज पे जंग होनी है, वो है कश्मीर। और अब पानी उन्होंने साथ अगर मिला लिया है, तो कश्मीर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान का जोग्राफियाई सरहदें, पाकिस्तान का पानी, ये हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट हैं। इसके लिए इंडिया के खिलाफ 100 जंगें भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान ने जंग करनी है, और हम तमाम जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर या जो भी एलिमेंट्स पाकिस्तान के डिस्पोजल पर मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान की स्टेट ब्रूए कार लाएगी। और किसी को दुनिया में कितनी भी बड़ी हिब्रिस्टिक अप्रोच वाला भी कोई जो भी मुल्क हो, उसको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी नेशन का जो अनबाउंडेड रिजॉल्व है, उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब और अफजल रजा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और कुछ बात करेंगे रीजनल सूरत हाल और जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसका भी कुछ अहाता करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून इंसाफ, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इसराइल ईरान जंग पे पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया है, अनलाइक बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो इस पे खुल के इसराइल के ख़िलाफ़ सफ़ में खड़े नहीं हो रहे। हमने सिक्योरिटी काउंसिल में भी और पाकिस्तान में भी इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसराइल पे, आपको पता है पिछले दिनों इस पर बड़ी कंट्रोवर्सीज़ भी चलती रही हैं, तो अब रीजनल सिचुएशन पे पाकिस्तान कहाँ अपने आप को पोजीशन करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान को एक क्लैरिटी के साथ पोजीशन लेना ज़रूरी भी थी और लेनी भी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि शायद किसी और मुल्क का इतना बॉर्डर नहीं लगता जितना हमारा जो है। एक तरफ तो भारत है जिसके साथ अभी रिसेंट भारत ने मिस एडवेंचर किया या एडवेंचरिज्म का अपना शौक़ पूरा किया, तो फिर उसे मुँह तोड़ जवाब मिला। अब मशरकी साइड से तो जो है उस तरफ से तो हमने स्टॉपेज की है। अब हम नहीं चाहते कि इस खत्ते को फर्दर डिस्टेबलाइज किया जाए, और इस खत्ते में ऑलरेडी जो है रीजनल स्टेबिलिटी की बात हम दोहराते हैं और उसी पे ही एम्फेसिस है। और पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है पीस का, सुकून का और
एक बाहमी जो ताल्लुकात हैं, जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं, उन्होंने इक्वल फुटिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और अच्छे ताल्लुकात जो है वो हम चाहते हैं तमाम तरह अपने नेबर्स के साथ। और ज़ाहिरी बात है कि अगर हमारा एक नेबर जो है वो ईरान है, जिसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है, तो हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे जंग हो और उसका किसी किस्म का असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़े, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और हम ये भी नहीं चाहते कि इस खित्ते में फर्दर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ इस खित्ते को धकेला जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है सीज़ फायर तो हमारा और भारत का एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है? अब ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत शायद किसी मिस एडवेंचर की तरफ फिर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर बात है कि उसका जवाब तो फिर एक बड़ा डेडली जवाब होगा। अच्छा, नेतन्याहू साहब जो हैं वो अपनी खामख्याली जो है वो अपने नेतन्याहू साहब जो हैं वो भी अपने जो अहदाफ गिनवाते हैं इस खित्ते में, उसमें वो पाकिस्तान को भी उस लिस्ट पे रखते हैं। वो कहते हैं जी कि ये पोटेंशियल थ्रेट हमारे लिए पाकिस्तान भी है। तो जाहिर है उस हिसाब से भी आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत कीनली सारी सिचुएशन को देख रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की स्टेट हुकूमत और उसके साथ साथ दफ्तर खारजा बिलखसूस बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। और आपने देखा कि कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है पाकिस्तान ने लीड ली इस तमाम तर मामले के ऊपर, और हमें बिल्कुल एक क्लियर कट पोजीशन के साथ सामने आना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है, एक तो बॉर्डर की मैंने आपको सिचुएशन बताई, और दूसरा जो भारत ने कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि शायद जो 6 और 7 को और फिर 10 तारीख को हुआ, उन्होंने शायद समझा और सोचा कि पाकिस्तान के साथ वो इस तरह अगर करेंगे, किसी एडवेंचरिज्म की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है जवाब ना आए। और वो राइट आउट ऑफ दैट प्ले बुक जिसे कहा जाता है कि जिस तरह अफसोसनाक है कि गज़ा के बासियों के साथ और वहाँ पे निहत्ते लोगों के साथ जिस तरह इजराइल सलूक कर रहा है, तो भारत ने वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ पे इजराइल ने भी देखा है, और बिल्कुल इजराइल नाम तो लेता है पाकिस्तान को, और हम तो तस्लीम नहीं करते उस मुल्क को। और यहाँ पे ये बात भी कहना ज़रूरी है कि जब ऐसा मुल्क जिसको हम तस्लीम नहीं करते और वो कहे कि ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का वो नाम ले, और वो सो मच सो उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, ये तो तारीख का हिस्सा है, जो वो कहते हैं कि जी हमसे गलती हुई कि हम उस वक़्त पाकिस्तान को स्टॉप नहीं कर सके न्यूक्लियर स्टेट बनने से। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीस लविंग नेशन है। लेकिन कोई अगर हमारे दिफा के ऊपर बात करेगा, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बात करेगा, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल हम कहेंगे। लेकिन मुझे इस अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं मुबैना तौर पे कि कुलभूषण का तो वाक़या आपको याद होगा तंजीला साहिबा, कि कुलभूषण को भी उसी बॉर्डर एरिया से पकड़ा गया था जब वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम में मशगूल था। अब यहाँ पे ये बात भी देखना ज़रूरी है कि ईरान ने अपनी सरजमीन जो है वो शायद दोस्ती के उसके लिबादे के अंदर भारत के साथ जो उसके जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो है भारत ने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा है। और ये ऐसी इतलात आ रही हैं कि वहाँ से ऐसे कोई भारतीय शहरी भी गालबन शायद ईरान ने पकड़े हैं जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। जी बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही है। अच्छा, अब हाँ, इसको देखना होगा। आज एक भारत की तरफ से एक और कोशिश भी पाकिस्तान ने नाकाम बनाई है। फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को उन्होंने शामिल कराने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ लिया, लेकिन पाकिस्तान को रिपोर्टिंग में रखने का फैसला किया FATF ने। तो मुझे बताइए कि जो ये एक और नाकामी भारत के नसीब में लिख दी गई है, लेकिन भारत अपने इंटरनल मामलात की तरफ अभी भी तवज्जो नहीं दे रहा। अभी भी वो चाहता है कि दुनिया को मिसलीड करे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की रियासत के हवाले से। देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने दोबारा जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा किया है, क्योंकि भारत की हत्तल इम्कान कोशिश है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है किसी न किसी तरह एम्बैरस करने की जो उसकी कोशिश है, लेकिन इज़्ज़तें मेरे रब के हाथ में, और बिल्कुल वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ। उनको दोबारा मुँह की खानी पड़ी उस इंटरनेशनल फोरम पे भी कि FATF ने जो है उसका तमाम तर मामला जो है वो भारत को जो है उल्टा उनके गले पड़ा, ना कि पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई किसी किस्म का भी असर हुआ या कोई मनफी हवाले से उसको देखा गया। इफ़ एनीथिंग पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान भारत की तो कोशिश थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेले,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और आज ये मार्का भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया और ये फतह भी पाकिस्तान के नाम हुई। अच्छा, ये भी बताइए कि एक हाई पावर डेलीगेशन जो मल्टी पार्टी है वो इस वक्त दुनिया के बड़े कैपिटल्स में, बड़े इदारों जो आलमी इदारे उनसे मुलाकातें कर रहा है पाकिस्तान के सफारती महाज पर, कानूनी महाज पर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी आप इस वजारत को देख रहे हैं और आप खुद इसी फ्रेटर्निटी से हैं, तो कानूनी महाज पे क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को लेके जा रहे हैं किसी आलमी फोरम पर? कानूनी कोई रास्ते अपनाने की जो भारत की जारियत है, जाहिर है वो भी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें उनकी मुखालफत में थी, उन्होंने उसकी नफ़ी करते हुए ये जारियत की थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप लोग कानूनी फोरम्स की तरफ रुजू करने का इरादा रखते हैं? देखें, सारे फोरम्स ही मौजूद हैं पाकिस्तान के पास और अभी फिल वक्त जो डिप्लोमेटिक फोरम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है और उसी फोरम को जो है ज़्यादा जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए जो एक हाई पावर डेलीगेशन जो है या हाई लेवल डेलीगेशन जिस पर आपने जिक्र किया वो न्यूयॉर्क में भी थी, वाशिंगटन में भी थी, लंदन में भी थी, ब्रसल्स भी अभी है और गालबन आजकल में वो शायद पेरिस भी जाएंगे और अगर वक्त मिला उनको और अलाउ किया वक्त ने या परमिट किया एट द टाइम परमिट्स तो स्ट्रासबर्ग और रोम भी उनके इस दौरे का एजेंडा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बिलखसूस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो एक डिप्लोमेटिक लाइट शेड करनी थी या पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में लड़ना था, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से और अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से लड़ा गया है और पूरी दुनिया को बावर करवाएगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। और यही बात है कि फ़िलवक़्त उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज़्यादा जो है फोकस करने के लिए हमारा जो हाई पावर डेलीगेशन गया है और ये पूरी दुनिया में ये बात भारत की जो एक अनप्रोवोक्ड कह लें उसने जो एक एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की हमारे साथ और उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब मिला और इंडस वाटर ट्रीटी और मसला कश्मीर और उसके साथ साथ जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी, उसके ऊपर अभी भी आज आप उठा के देखें तो जो वो डेलीगेशन के लोग या सरबराह बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत किसी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा तो किसी महज़ब माशरे में नहीं हो सकता। रूल बेस्ड जो ऑर्डर है तो वो तो ये डिमांड करता है और उसके तकाजे ये हैं कि आपस में नेगोशिएशंस हो, आपस में बातचीत हो और हमने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत की हदधर्मी देखें कि वो बात ही नहीं करना चाहता किसी मामले पे और दूसरी तरफ चीन के साथ वो बात करने के लिए तैयार है क्योंकि वो रिज्यूम करना चाहता है चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स, तो वहाँ पे वो बात कर रहा है। लेकिन ये सिलेक्टिव जो अप्रोच है इस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए और ये नहीं हो सकता क्योंकि चीन के साथ अगर उनका बॉर्डर लगता है तो उससे ज़्यादा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो पाकिस्तान के साथ उनको कभी ना कभी तो बात करनी होगी। सही। अच्छा अकील साहब, ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं कि ज़्यादा जो फोकस है इस वक्त वो रीजनल डेवलपमेंट्स पे और पाकिस्तान जो है वो इस ऐसे जोग्राफियाई माहौल में और हालात में है इस खित्ते में कि हमने उसी पे ज़्यादा बात करनी थी। लेकिन ज़ाहिर है जो अंदरूनी सियासत है उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की आपको पता है तनख्वाहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जिस कदर उनमें इजाफा किया गया और अब ये भी सामने आ गया कि इजाफा भी उन्होंने खुद ही किया है। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस तो लिया लेकिन कानूनी तौर पर वो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये नोटिस लेने की भी जो है वो क्या मुरव्वत का इजहार किया उन्होंने, अलामती था कि मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। आपको नहीं लगता है कि ऐसे माहौल में जहाँ पे गरीब आपके जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हो गया, ख़त गुरबत से नीचे ज़्यादा लोग चले गए हैं और 50% आबादी आपकी मौशी स्ट्रेस से गुजर रही है, इन तनख्वाहों के इजाफे से इज्तनाब करना चाहिए था? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हों तो बिल्कुल तनख्वाहों का बढ़ाना जो है वो उसकी कोई मंतक समझ नहीं आती और वो भी 600 गुना 500-600 गुना। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था, आप ना भी कहती तो मैं खुद ये कह देता 500-600 गुना, ताकि ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए और ये वाज़ेह तौर पे सामने आनी चाहिए कि इतनी जो तनख्वाहों में इजाफा है वो बिल्कुल उसको मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया और वज़ीर आज़म चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने नोटिस ले लिया है और वो वज़ीर आज़म हैं,
तो ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी उसी जमात से हैं जिस जमात से स्पीकर है। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर ये नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हुआ है तो वो उसको डायरेक्टली, अगर आप कहती हैं कानूनी तौर पर नहीं, तो इनडायरेक्टली तो उसको बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं ये अगस्त 2023 से लेके अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त से और उस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन तो अभी उसकी कंटिन्यूएशन अभी भी इस पूरे साल बजट में हमने साथ में उसकी ऑस्टेरिटी मेजर्स की भी अप्रूवल दी। लेकिन अकील साहब, ज्यादा आयरॉनिक बात आपको मैं बताती हूँ, आपने कहा कि उसी जमात के स्पीकर हैं, उसी जमात के सेनेट में चेयरमैन हैं जो जमात मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करी इस बजट के खिलाफ, उन्होंने बजट मुस्तरद कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है और मैं समझता हूँ कि ये मामला वैसे भी अब जल्द ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए, इस तमाम तर मामले को। इन एनी केस स्पीकर साहब ने भी ये बात की है कि इसको बेशक जो है ख़त्म कर दिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छी एक सैनिटी प्रिवेल की है, एक वाइज डिसीजन है और बिल्कुल इसको इसी तरह होना चाहिए कि जितनी मेंबर्स की बड़ी है, गो कि मैं अगैन उससे ज़ाती तौर पर शायद इत्तेफाक करूँ या ना करूँ, कुछ मेंबरान की ज़रूरत है, कुछ की ज़रूरत नहीं है या बेशतर की ज़रूरत नहीं है, ये कहना भी मुनासिब होगा। तो जी बहुत थोड़ों की ज़रूरत है। आई नो कि ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है हम मिडिल क्लास को तो लीडर नहीं बनने देते ना। खाते पीते घरानों के लड़के लड़कियां खवातीन मर्द वो आते हैं, लीडर बनते हैं। नहीं, हमारे कई ऐसे वहाँ पे मेंबरान हैं, अरकान हैं जो कि बिल्कुल कह लें कि जी मैं कह रही हूँ ना, कुछ हैं बहुत थोड़े हैं, उनकी रेशो कम है। सर वहाँ खड़े हो जाए ना एक दिन, आप भी गेट नंबर 1 पे गाड़ियां आते जाते देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब आपको तो खैर वैसे भी पता होगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है ना, आपको नजर आ जाता है। लेकिन बहरहाल अब पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी बजट पूरे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रही है। आपको पता है मौलाना साहब ने भी एक तहरीक का ऐलान किया हुआ था, वो ज़ाहिर है खिते के हालात कुछ ऐसे हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का उनका फोरम है वहाँ से वो तहरीक चलाना चाहते हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये ज़रा रीजनल सिचुएशन ज़रा सेटल डाउन होती है तो पाकिस्तान में आपकी हुकूमत के लिए कुछ सियासी महाज बड़ा थ्रेटनिंग आपको लगता है कि खड़ा हो सकता है? लास्ट कमेंट आपका। नहीं देखें, मैं तंजीला साहिबा ये आपको ज़रूर बताऊं कि फ़िल वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून ही सुकून है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे इत्तेहादी हैं, सबसे पहले उनको ले लें। उनकी सीनियर लीडरशिप में से किसी का कोई ऐसा बयान नहीं आया। वो फाइनेंस कमेटीज़ में भी आजकल बैठ रहे हैं, एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो रही है तमाम तर मामले के ऊपर, जो मनी बिल है उसके ऊपर। और अगर कोई ऐसे प्रपोजल्स हैं जो समझे गए कि इंक्लूड करने चाहिए तो बिल्कुल वो इंक्लूड होंगे। और ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं होता, बजट प्रपोजल होता है और साथ साथ ये चीज़ चेंज भी होती है, इवॉल्व होती है। फाइनेंस कमेटी के बाद फिर कट मोशंस हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उसकी फाइनल शेप क्या आती है वो इज़ येट टू बी सीन। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर बताऊं कि जो आप एहतजाज का अपोजिशन के हवाले से बात कर रही हैं, तो उस एहतजाज की तो तारीख ही अभी सेट नहीं हुई। तो वो कैसा एहतजाज होगा जिसकी ना तो तारीख है, जिसमें इतना खुला तजाद है। और एक बात वैसे आपकी हुकूमत के बारे में आपको भी पता होगा, तारीखी तौर पर कहा जाता है कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी भी मारने के शौकीन है। तो 27वीं तरमीम का भी कुछ बार बार जिक्र होता है, वो बैठ जाता है। हो रही है तरमीम? क्योंकि जो पहली तरमीम है अभी तो उनकी गर्द नहीं बैठी, अभी तो उन पे एहतजाज हो रहा है। और आपके पास सेनेट का इलेक्शन भी आप लोग नहीं करा रहे हैं, वो भी करवाएं, पीटीआई आपसे डिमांड कर रही है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पहले रिजर्व सीट्स का जो तमाम तर मामला है वो खुल के सामने जब आ जाएगा, 16 तारीख को खालपुर उसकी हेयरिंग है और वो एक वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाए कि किस मंतक से कैसे सीटें जो हैं वो दी गई उस अदालती फैसले के हवाले से। खैर वो सब्जुडिस है, मैं उस पर इतना कॉमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके साथ साथ जो आप 27वीं यानी तरमीम की बात कर रही हैं, तो फिलवक़्त तो ऐसा कोई प्रपोजल अंडर डिस्कशन या अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये इस पार्लियामान का इस्तेकाक है और इसका हक है। और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद ब्रॉडर कंसेंसस उसको जो है लेके आएंगे जब भी लाना पड़ा। और उसको मैं खारिज इम्कान नहीं कहूँगा, वक्त के साथ साथ कानून और आइन के अंदर भी जो है चेंजेस आनी चाहिए और आती रही भी हैं। और इसी तरह ये पार्लियामेंट ही है जो इसको चेंज कर सकता है और वही करेगा। तो खारिज इम्कान आप नहीं कह रहे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।